आज शायद एसजेक्स निफ्टी तो 10 अंक ऊपर है, लेकिन बाजार की दिशा जो क्या रहेगी, दिशा क्या रहेगी, ये पॉलिसी के बाद ही तय होगा। लेकिन पॉलिसी से पहले अगर आप एक और बड़ी खबर को देखें जिसने वाकई अगर आप देखें बीमा क्षेत्र में कहीं ना कहीं तहलका मचा दिया, वो है HDFC लाइफ और मैक्स लाइफ के विलय की कहानी। देखिए, देश की दूसरे सबसे बड़ी अगर आप देखें एसेट्स के लिहाज से, अगर आप देखें 1.1 ट्रिलियन करीब 1,10 करोड़ रुपए के एसेट्स इस विलय के बाद जो एंटिटी बनेगी उसके पास होंगे। आखिरकार इस विलय के मायने क्या है और आपके प्रोस्पेक्टिव से कैसी है डील, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अगर आप देखें, ये जो 3 चरणों में विलय होगा इसको समझते हैं सुमित के साथ। सुमित, एक तो ये जो नई एंटिटी होगी उसकी विशेषताएं क्या होंगी, ये समझाइए थोड़ा सा, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को कि जो रेशोज हैं वो एग्जैक्टली क्या है, क्या किसके अनुपात में कौन सा शेयर मिलेगा। शुक्रिया वीरेंद्र। देखिए, सबसे अहम चीज़ कि ये दोनों कंपनियों का विलय हो गया है फाइनली, और कल इनके बोर्ड की तरफ से मंजूरी भी आ चुकी है। इस मंजूरी के बाद एक नई एंटिटी जो क्रिएट होगी, उस नई एंटिटी के अंदर करीब 69% स्टेक जो होगा वो HDFC लाइफ का होगा और मैक्स लाइफ का करीब 31% के आसपास स्टेक होगा। स्वैप रेशियो 3:7 का रखा है, यानी 3 HDFC लाइफ के शेयर और 7 मैक्स लाइफ के शेयर यहाँ पर होंगे। लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो HDFC लाइफ के एक शेयर के बदले में करीब 2.33 शेयर जो हैं वो HDFC लाइफ के होंगे। तो मेजर स्वैप रेशियो जो होगा 3:7 का ही आप मान के चल सकते हैं। नई एंटिटी को NSE और BSE पर दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट भी कराया जाएगा। और अहम चीज़ ये है कि इस पूरे ही डील के बदले में जो मैक्स के मैनेजमेंट है उनको एक नॉन कम्पीटिंग फ़ी भी दी गई है। करीब 850 करोड़ रुपए की नॉन कम्पीटिंग फ़ी दी गई है, जिसमें कुछ अपफ्रंट पेमेंट होगा, रफली 501 करोड़ रुपए के आसपास का अपफ्रंट पेमेंट होगा और बाकी पेमेंट भी उन्हें दिया जाएगा। जब तक कोर्ट की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक डील एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन वो एक औपचारिकता के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। नई एंटिटी के करीब 23,000 कर्मचारी होंगे, 23,620 कर्मचारियों के आसपास बोले जा रहे हैं, और करीब 601 ब्रांचेस होंगी। निजी क्षेत्र की जरूर सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, लेकिन जैसे कि आप भी कह रहे हैं सरकारी क्षेत्र में अभी भी LIC का एक बड़ा दबदबा रहेगा। करीब 11% मार्केट शेयर होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है एक इन दोनों ही एंटिटीज की तरफ से, जैसा कि मैनेजमेंट का भी कहना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नई एंटिटीज जो होंगी उसका सिंक जो होगा, सिंक्रोनाइजेशन जो होगा दोनों कंपनियों का, वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। आने वाले समय में करीब 12 महीने आगे का जो यानी 1 साल के दौरान ये पूरा जो मर्जर प्रोसेस है वो पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM भी होगा। अब अहम चीज़ ये है कि क्योंकि ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके आधार पर अगर देखें तो ईडलवाइज का ये भी मानना है कि जो स्वैप रेशियो है वो HDFC लाइफ के फेवर में ज़्यादा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो दांव लगाया जा रहा है वो मैक्स के ऊपर इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि जो नंबर्स आए रिसेंटली वो काफ़ी साउंड है, और दूसरा प्राइमा फेसी अगर आप स्वैप रेशियो को उठाकर देखें तो उसकी वैल्यू के हिसाब से मैक्स की तरफ ये फेवर जो है ये ज़्यादा फेवर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोनों ही कंपनियों के लिए एक विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि प्रमोटर्स को नॉन कम्पीटिंग फी मिली है, और दूसरा जो जिस लेवल पर जिस तरह कंसोलिडेशन पूरे स्पेस के अंदर हो रहा है, खासतौर से LIC के मेजर शेयर होल्डर मेजर प्लेयर होने के बाद, वो उस लिहाज से देखें तो एक सही मार्केट के टाइम पर एक सही बाजार की सिचुएशन को देखते हुए ही स्वैप रेशियो को तय किया गया और सही समय पर ही इन दोनों कंपनियों का विलय भी हो रहा है। साथ साथ इस पूरे विलय के ऊपर कंपनी की मैनेजमेंट ने भी कुछ बयान दिए हैं, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं। Merger will make our consolidated market share of 10.8%. The AUM will be 1,10,000 crores and EV will be about 15,850 crores. We have 8 bank assurance partners, including 3 large private sector banks. We've always believed in the concept of what is a natural owner of a business. And a natural owner of a business is that owner who brings the capital, brings the passion, brings the infrastructure, and brings all the pillars to future growth of the business. And we recognize that HDFC Life and HDFC at large, obviously including HDFC Bank, to be a much stronger foundation for the next 20-25 years of this merged entity than just Max Life alone. आई थिंक इस डील के अगर आप देखें और भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। मैंने HDFC के संदर्भ में इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें रजत ICICI प्रूडेंशियल अब जो तीसरे पायदान पे खिसक जाएगा। अगर आप एसेट्स के लिहाज से देखें LIC जिसके पास ऑलमोस्ट IPO भी आने वाला है उसका, वही तो 21 ट्रिलियन और साथ ही साथ इसका हो गया 1.1 ट्रिलियन और तीसरे पायदान पे आ गया ICICI प्रूडेंशियल। नहीं, पर सबसे बड़ी बात है कि कंसोलिडेशन कहीं अगर फेज शुरू हो गया तो वो सिनर्जीज है, कॉस्ट कटिंग होगी कितनी आप चीज़ देखिए ना, इंडस्ट्री को फायदा। आई मीन ये इंडस्ट्री देखिए NBFCs हो गई, बीमा कंपनियां हो गई, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, अब वो सेकेंड लेग में आ रही हैं। अब तक जो आपने देखा वो था एस्टेब्लिशमेंट पीरियड, कारोबार बन रहे थे। अगर आप देखें
स्थापित हो रहे थे। लेकिन अब वाकई अगर आप देखें कंपटीशन टफ है, मार्केट शेयर कैप्चर करने की अगर आप देखें दौड़ बढ़ेगी, 1 से 2 होंगे, 2 से 1 होंगे, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है वो चेंज होंगे। अब अविनाश, आई थिंक ये विद इन द बास्केट ऑफ एनबीएफसीज जो है ना, एक और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक ट्रिगर प्रोवाइड करेगी। अभी तक आप एनबीएफसीज को देखिए 6 महीने में क्या इन्होंने कर दिया। अब इस डील के बाद आप उन सभी कंपनियों को कैसे देखते हैं जिनके पास बीमा कारोबार है? नहीं, बिल्कुल वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि ये जो डील हुई है ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी है, क्योंकि कंसोलिडेशन नीड ऑफ द आवर है। मार्केट शेयर को ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट बात है, और ये जो विलय हो गया है एक मर्जर के बाद एचडीएफसी लाइफ के शेयर होल्डर्स और मैक्स के लाइफ शेयर होल्डर्स दोनों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है, क्योंकि एचडीएफसी अपने ब्रांड्स और अपने स्ट्रेंथ टेबल पे लाएगी, जो स्वैप रेशियो वो भी अच्छा रहेगा, और एचडीएफसी लाइफ आगे चल के लिस्ट होने वाली है, तो यहाँ पे वैल्यू अपसाइड जो है ये मैक्स के शेयर होल्डर्स के लिए भी डेफिनेटली रियलाइज होने को मिलेगा। तो डेफिनेटली नेट पॉजिटिव है। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है और जो भी होल्डिंग कंपनीज है जहाँ पे एक इंश्योरेंस बिजनेस है, जैसे कि चोलामंडलम फाइनेंस, आदित्य बिरला नोवो, हम समझते हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा। जैसे रजत ने कहा, आईसीआईसीआई बैंक ने ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड कहा है कि आईसीआईसीआई प्रू का वो एक 10% स्टेक बिकवाना चाहते हैं आने वाले 6 से 12 महीने में। तो वैल्यूएशन के हिसाब से ये एक डील होगी जहाँ पे एक बेंचमार्किंग डील मानी जाएगी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे शेयरों में जहाँ पे इंश्योरेंस बिजनेस है वहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ प्रीएम्प्ट बाइंग देखने को मिलेगी, और ये डेफिनेटली एक ट्रेंड सेट करेगा आने वाले दिनों में। के सुब्रा भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रा, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, आज की मार्केट पे आपकी कॉल, और दूसरा अगर 2 स्टॉक्स चुनने हो आज मार्केट पे ट्रेडिंग के लिहाज से, तो कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है? गुड मॉर्निंग रजत। आई थिंक आज आरबीआई पॉलिसी है, तो उस लिहाज से आई थिंक बैंक निफ्टी, आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड दी जा सकती है। तो हमारा मानना है कि शायद 19,000 का कॉल पुट, और ये मैं कह रहा हूँ अगस्त, ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त 11 एक्सपायर हो रहा है उसमें दिया जाए, और वहाँ पर 19,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो देख रहे हैं उस 270 रुपये का टोटल कॉस्टिंग पड़ेगा कॉल पुट, तो इसको लिया जा सकता है। आज वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रह सकती है, तो इसको एक टारगेट पकड़ के चले तो आई थिंक 400-425 तक रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 135। तो आई थिंक आज का दिन आई थिंक बैंक निफ्टी पे अहम कंसंट्रेशन रहेगा, तो इसी लिहाज से आई थिंक इसी पे ट्रेड लेना बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगा। और दूसरा हमारा जो मानना है कि यहाँ पर कल की जो भी हम ओपन इंटरेस्ट पे शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखें, उस लिहाज से आई थिंक एक HDIL जहां पर हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी थी, तो इसको खरीदारी की जा सकती है 111 का टारगेट, और स्टॉप लॉस 99। और दूसरा डॉक्टर रेड्डी, वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली वापस देखने को मिल रही है, इसकी भी खरीदारी की जा सकती है। 3100 का टारगेट और 3000 का स्टॉप लॉस। जी हाँ, चलिए अब स्टॉक्स टू वॉच का क्रम शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी खबर होगी जो FTSE इंडेक्स है, उसमें जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसको देखते हैं। इसमें क्या क्या अगर आप देखें चेंज हो रहा है, और अपोलो हॉस्पिटल्स, पेट्रोनेट, हेवल्स, बर्जर पेंट्स ये इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। याद रखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स, पेट्रोनेट, हेवल्स, बर्जर पेंट्स, और इस दौर के सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक और जीएसके फार्मा हो सकते हैं बाहर। तो मिड कैप बैंकिंग को अगर आप देखें, डेंट पहुंचेगा इस होने वाली रीबैलेंसिंग से, और 31 अगस्त को ये बदलाव हो सकते हैं। तो नजर रखिएगा इन सभी स्टॉक्स पे। याद रखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स, पेट्रोनेट, हेवल्स, बर्जर पेंट्स शामिल होंगे। M&M, यहाँ देखिए MSTC के साथ उन्होंने करार किया है, और ऑटोमोबाइल श्रेडिंग प्लांट के लिए ये करार इन्होंने किया है, और करार के तहत कुल 120 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अब यहाँ पे आके कहानी रुकती है M&M पर। कल भी मैं आपको क्लोजिंग बता रहा था कि याद रखिए, इंडेक्स में शुमार 51 स्टॉक्स में से सबसे बेहतरीन, सबसे डिसेंट अगर कोई ब्रेकआउट है तो वो ये है, आपकी स्क्रीन पर थकाया, छकाया और परेशान किया, उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट। एक बार प्लीज इसके 6 मंथ चार्ट्स पे आइए, एक बार ईयरली चार्ट्स पे आइए। आई थिंक सुब्रा सबसे बेहतरीन चार्ट है इंडेक्स में शुमार काउंटर्स में इस वक्त। लेकिन जब बहुत बातें करने लगो तो नजर भी लग जाती है स्टॉक को, फिर चलता भी नहीं है, फिर थका देता है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को इस वक्त? आप सीरीज के मिड में खड़े हैं, ऑप्शंस के जरिए प्ले करने का आपके पास विकल्प है। आई थिंक आपने यहाँ पर जो M&M की बात की थी, आई थिंक यहाँ पर कल की जो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 11% यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस यहाँ पर वापस आई है, और अभी ब्रेकआउट की तरफ इशारा डेफिनेटली की है, और लेकिन यहाँ पर एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। तो क्या कल लगभग 12% की ओपन इंटरेस्ट बढ़त आई है, और कल भी अच्छी खासी बढ़त देखी है।
खास करके डिलीवरी वॉल्यूम्स अच्छी है। कल का अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 65% की डिलीवरी वॉल्यूम्स वो काफ़ी इंकरेजिंग है। तो मेरा मानना है कि शायद ये ब्रेकआउट का जो स्ट्रेंथ जो नॉर्मली देखा जाता है, आई थिंक कम से कम 1575 यहाँ तक जाने की पोटेंशियल रखती है। मेरा मानना है कि शायद M&M कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर में अभी भी अंडर परफॉर्मर है, और लेकिन ये जो या अभी एक ब्रेकआउट आई है इसके चलते आई थिंक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आने की पूरी संभावना है। तो उस लिहाज से शायद एक 1500 का एक कॉल का सहारा ले सकते हैं, और आई थिंक वहाँ पर एक जैसे मैं टारगेट अगर 1575 का पकड़े तो उस लेवल पर जैसे आए वहाँ पर कॉल का बिक्री कर दे, तो आई थिंक वो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगा। टाटा मोटर्स में भी खबर है कि ग्लोबल बिक्री जो 20% बढ़कर 88,159 यूनिट रही है। JLR की जो बेहतर बिक्री आई है उससे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला है, और JLR की जो ग्लोबल बिक्री है उसमें 35% की ग्रोथ दर्ज हुई है। तो एक अच्छी खबर है टाटा मोटर्स के लिए। इसके अलावा अरविंद जो है उसमें कहीं ना कहीं एक और पॉजिटिव खबर, केयर ने लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है, रेटिंग AA- से बढ़ाकर A+ की है। अरविंद कल भी इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद से पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये कहीं ना कहीं ट्रेडर्स के रडार पर, और अब 313 की कल के सत्र में क्लोजिंग हुई है। REC खबर यह है कि गुरुवार को कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोनस शेयर्स को लेकर फैसला हो सकता है इस बोर्ड बैठक में। इसमें किरण, दो स्टॉक्स अरविंद और साथ साथ REC कल के सत्र में दोनों में ही तेजी देखने को मिली थी। क्या आपके रडार पर है दोनों शेयर्स? चार्ट पैटर्न पे रजत जी बेहतरीन दिखता है, क्योंकि इसने एक जो स्विंग टॉप था वो क्रॉस करते नजर आ रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कर रहा है, और वैसे भी इसका पिछले 1.5 महीने से ट्रेंड बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स कर रहा है, और जो करेक्शंस है बहुत छोटे करेक्शंस है। तो ये चार्ट पे ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही स्ट्रेंथ अंडरलाइन है उसमें, और मेरा मानना है कि ये इजीली 233 238 के टारगेट्स अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल जाने चाहिए। तो अगर कोई इन लेवल्स पे लॉन्ग करता है तो मेरा स्टॉप लॉस 218 होगा, जो कि बहुत नजदीक है करंट लेवल से। अरविंद की बात करें, अरविंद में अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा करेक्शन दिखाई दिया था जुलाई सीरीज में, जहां पे हमने करीबन 340 से लेके 300 तक नीचे आए थे, और ये फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन खत्म हो चुका है। जहां से हमने ये स्टॉक निकला है तो बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर बढ़ना चालू कर दिया है। तो मेरा मानना है कि इधर से स्ट्रेंथ बिल्कुल है, इधर भी लॉन्ग किया जा सकता है। 302 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए, और टारगेट्स करीबन 333 335 के देखने को मिल जाएंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में। 29 सितंबर को इनफैक्ट अब स्पेक्ट्रम नीलामी भी है, और ये मेगा नीलामी होने जा रही है, स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो इस बार होने जा रहा है। लेकिन अविनाश, जो स्पेक्ट्रम नीलामी जो है रजत, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी कितनी सक्सेसफुल रहेगी? अब आज देखिए ना, प्रतिस्पर्धा रिलायंस जियो के बाद आप देखिए जो सबसे बड़ा सेगमेंट था जहां से पैसा मिलता था वो था बॉस डेटा सेगमेंट में रिलायंस जियो के बाद ऐसी प्रतिस्पर्धा, इंटरेस्ट बर्डन वैसे ही बहुत है इन कंपनियों के बाद। मैं इसलिए हतोत्साहित हूँ ना, डिमोरलाइज इसलिए हूँ, ये खबर तो आपकी स्क्रीन पे है ही। एज ए ट्रेडर मैं इसलिए डिमोरलाइज्ड हूँ, एज ए इन्वेस्टर मैं इसलिए डिमोरलाइज्ड हूँ क्योंकि भारतीय एयरटेल टेलीकॉम स्पेस में सबसे डिसेंट स्टॉक आज से 10 रोज पहले सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट की जंक्चर पे आप देखिए लेवल पे था, लेकिन कंप्लीट फेलियर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अविनाश रजत ने प्रश्न पूछा, ये तो खैर स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में पूछ रहे थे, और लेकिन आपका एज ए इन्वेस्टर कोई भी इंटरेस्ट है अविनाश इस स्पेस में? आई थिंक वीरेंद्र आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार का कंपटीशन सिनारियो अभी रिलायंस जियो के आने के बाद आने वाला है, स्पेशली डेटा मार्केट में, हमको लग रहा है कि सारी कंपनीज ले लीजिए, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन, भारती एयरटेल, हमको लग रहा है ये सारी कंपनीज में आगे मार्जिन प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। इनफैक्ट कल जो आइडिया के नतीजे जो आ गए वो मेरे ख्याल से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे, मार्केट्स की उम्मीदें से काफ़ी ख़राब नंबर आए हैं, और मुझे लग रहा है कि ऑल्दो टॉप लाइन उनकी बड़ी है, अगर प्रॉफिट देखें तो 850 करोड़ से करीबन 240-250 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। आने वाले दिनों में प्रेशर और बढ़ेगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी टेलीकॉम शेयर में अभी निवेश करना, मेरे ख्याल से एटलीस्ट फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और जैसे आपने कहा कि कंपटीशन इतना एक्यूट होगा कि स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए इनको वापस बैंकों के पास जाना पड़ेगा। ऑलरेडी इन कंपनीज की बैलेंस शीट्स बहुत ही ब्लोटेड है, तो डेट इक्विटी लेवल्स और भी बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम की नीलामी में इस बार शायद इतना बड़ा रिस्पांस ना मिले, क्योंकि इनको पूरी तरह से लिवरेज से ही अपने खर्चे एज वेल एज ये स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ेगा। तो ओवरऑल पोजीशन खराब है, कंपटीशन और बढ़ेगी।
आइडिया के नतीजे तो जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे, मैं आपको दो प्रोस्पेक्टिव बताता हूँ। तो नतीजे बेहद 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 अगर आप देखें खराब, आपकी स्क्रीन पर रेवेन्यू आपकी स्क्रीन पर 8% बढ़कर लगभग 9,486 करोड़ रुपये रहा। और अगर आप बाकी पहलुओं को देखें, बाकी पहलुओं पर देखें, एबिटा यहाँ पर अगर आप देखें 3.25% बढ़कर 3,074 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेक्टेशन हर पैरामीटर्स पर आप देखें नतीजे काफ़ी खराब थे। एबिटा परसेंटेज अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 33.9% से घट के 32.4%। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब थोड़ा सा हम इसको ना स्टॉक को टेक्निकल्स पे देखते हैं, हम देखते हैं इसको फ्यूचर्स साइड में भी। अगर मैं फ्यूचर्स के सारे स्टॉक को सॉर्ट कर दूं, अगर एक क्रमबद्ध तरीके से लगा दूं, देखिए एक दो स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो बेरिश माहौल है, उसमें से एक आइडिया। मैं इनफैक्ट रात के एनालिसिस में, इनफैक्ट शाम के एनालिसिस में बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस जो है ना वो मैंडेट देते हैं कि क्या करें, 1 स्टार वीकनेस, 2 स्टार वीकनेस, 3 स्टार वीकनेस, 4 स्टार वीकनेस, 5 स्टार वीकनेस। कल के डिस्कशन में इसको मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेस ने 4 स्टार वीकनेस से नवाजा है इन डेरिवेटिव्स। सुब्रा, आपकी राय क्या होगी आइडिया पर, बहुत संक्षेप में? हाँ वीरेंद्र, काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जहाँ पर मार्केट में इतनी तेजी की माहौल है और आइडिया का सेलर का जो स्टॉक है ये ऑलमोस्ट 52 वीक के लगभग आसपास आगे खड़ा हुआ। कल खराब नतीजे भी आए और कल भी आई थिंक कहीं ना कहीं 6% के ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिली, वो भी शॉर्ट साइड पे। तो डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन की पूरी चिंता डेफिनेटली है। लेकिन आज का दिन थोड़ा आई थिंक केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखे, जैसे भारत फोर्ज का उस दिन हमने देखे थे, पोस्ट रिजल्ट्स वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये उम्मीद कर सकते हो शायद कहीं 90-95 के आसपास ये थम जाए और वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिले। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो भी आप अविनाश भी बता रहे थे, आप भी बता रहे थे, जो भी टेलीकॉम क्षेत्र में एक नेगेटिव इंपैक्ट अभी देखने को मिल रही है ये सब ऑक्शंस के सब चलते, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बेरिश सेंटीमेंट रहने की संभावना है। लेकिन ट्रेड के लिहाज से आई थिंक 90-95 के आसपास अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। ऊपर से जीएसटी का लागू होना टेलीकॉम सेक्टर के लिए थोड़ा नेगेटिव बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में कौन सा एक ट्रेड आप आज के मार्केट पे रख सकते हैं जहां पर टेक्निकल्स बहुत इंप्रूव्ड है और फंडामेंटल भी बहुत बेहतर देखने को मिल सकते हैं?